नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। जनादेश के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरसों के तेल के ऊपर। सरसों के तेल में ब्लेंडिंग की जो सीमा है, पहले 20% थी, वो बढ़ाई जा रही है। जो खबरें आई हैं, जो खबरें हम लोगों को मिल रही हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी, आहार विशेषज्ञ पूर्णिमा अरुण जी और बिजोन मिश्रा जी हैं, जो उपभोक्ता मामलों के बड़े जानकार हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ आलोक जोशी भी जुड़ जाएंगे। हम मिश्रा जी से शुरुआत करेंगे। मिश्रा जी, ये बताइए कि ये जो इनके ब्लेंडिंग की जो सीमा है, ये बढ़ाई जाएगी तो जो हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, ये क्या होगा? ये शुद्ध सरसों का तो तेल माना नहीं जाएगा जी। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली लोगों को रियल जूस कहा जाता है, बट वो रियल जूस नहीं है। तो ये तो एक ट्रेडमार्क की बात हो जाती है कि आप मस्टर्ड ऑयल कहते हो, लेकिन वो 100% मस्टर्ड ऑयल नहीं है, उसमें एडमिस्क है। तो आम उपभोक्ताओं को इसका जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को ये समझना होगा कि इसमें कितना मात्रा मस्टर्ड ऑयल है, कितना मात्रा दूसरे ऑयल्स मिक्स किया गया है। और उनको समझना होगा कि वो हमारे घानी का मस्टर्ड ऑयल नहीं है जो हम लोग प्योर एकदम यूज करते थे। ये रिफाइंड कंडीशन में आ रहा है, इसमें कई चीज ऐड किया जा रहा है। अभी जो जैसे एक रेगुलेशन आ रहा है जिसमें हर कुकिंग ऑयल में फोर्टिफिकेशन होगा, वो लोग विटामिन और मिनरल्स ऐड करेंगे ताकि मेल न्यूट्रिशन को टैकल किया जाए। तो इस ढंग के जो चीज हो रहे हैं उसमें आम लोगों में जागरूकता लाना अनिवार्य है। जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि भ्रामक रूप से कई लोग कई चीज क्लेम करेंगे और कई भ्रामक रूप से लोगों को ये आश्वासन दिलाएंगे कि हमारा सही है, इनका सही नहीं है, इनका हमसे बेटर है, हमारा बेस्ट है, इंडिया में वर्ल्ड में बेस्ट है। इस ढंग का विज्ञापन आने लगेंगे। तो हम हमारा शॉर्ट ये पॉइंट है कि जो भी मिलावट वो लोग अलाउ कर रहे हैं, जो अलाउड है, जो हेल्थ का रिस्क में नहीं है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करेगा, जो आम लोगों को कम पैसे में अच्छे से अच्छा होलसम मील्स देंगे, जो कुकिंग ऑयल जो सही होगा क्वालिटी में, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और वो लोगों तक बताना भी चाहिए। तो ये जो अभी मात्रा बढ़ा रहे हैं वो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मतलब जो साइंटिफिक कमिटी है फूड सेफ्टी अथॉरिटी में, वो लोग ये सारी चीज एग्जामिन किए होंगे। एग्जामिन करने के बाद वो जो मिक्सचर का जो मात्रा है उसको अलाउ किए होंगे कि वो किस ढंग से कितना प्रतिशत वो मिक्स अलाउड होंगे ऑफिशियली, और उससे लोगों का कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट फायदा है। तो वो क्या फायदा है वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आज हमारे मस्टर्ड ऑयल का डिमांड ज्यादा है, लेकिन उसका सप्लाई कम हो रहा है देश में। मस्टर्ड सीड्स की ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हम क्या सीड के साथ हम उसको मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमको मस्टर्ड सीड का वो खुशबू भी चाहिए, वो फ्लेवर भी चाहिए, और हमको कम से कम पैसे में अच्छा सेहत के लिए वो तेल चाहिए जिसमें ट्रांस फैट वगैरह बिल्कुल जीरो हो और हमारे सेहत के लिए सही हो। तो हम समझते हैं कि इस चीजों को जो किया जाता है, साइंटिफिकली जो किया जाता है, वो सही है कि नहीं। और एक चीज और लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि ये सारे तेल के मतलब सैंपल नमूना टाइम टू टाइम मार्केट से पिक करना चाहिए, पिक करके टेस्ट करवाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो जो स्टैंडर्ड प्रॉमिस कर रहा है वो स्टैंडर्ड के मात्रा माध्यम में वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, जो नहीं होता है सही ढंग से। जब ये स्टेट गवर्नमेंट के जो फूड इंस्पेक्टर्स का काम है कि वो नमूना उठाए, वो एक्रीडेटेड लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए और लोगों तक ये बात पहुंचाए कि इस ब्रांड के तेल सही है, इस ब्रांड के तेल सही नहीं है, या किस ढंग से मिलावट हो रहा है और क्या एक्शन सरकार ले रही है उन लोगों के अगेंस्ट में। ये सारी चीज लोगों तक जब आप बताएंगे सही ढंग से, तब लोगों में तंत्र का विश्वास आएगा। तब लोग समझेंगे कि हाँ, हमारे सेहत के लिए, हमारे रक्षा के लिए, हमारा सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जो तंत्र बनाया गया है, जिनको तनख्वाह दिया जाता है, जो सरकारी तंत्र में काम करते हैं, वो लोग सही ढंग से हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं।
आज लोगों में भरोसा हट जा रहा है, क्योंकि हर समय ये देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इस ढंग से, गलत ढंग से मिलावट हो रहा है। लोगों में विश्वास नहीं हो रहा कि हमको सही मिल रहा कि नहीं, तो वो भी घबरा जाते हैं कि क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। और फिर कीमत की बात आ जाती है, कई चीज इतना महंगा हो जा रहा है कि लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो कौन सा कुकिंग ऑयल कम पैसे में और हमारे फायदेमंद हो, वो क्या तेल है, वो लोगों तक, सरकार को इसका संवाद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। रेगुलरली एडवर्टीजमेंट्स होनी चाहिए इसको लेकर, ताकि टीवी में, रेडियो में लोगों को पता लगे और वो लोग प्रश्न भी पूछ सके कि उनका यदि कोई भी प्रश्न है, कोई भी आम उपभोक्ताओं कुछ जानना चाहते हैं तो वो फोन कर कर पूछ सकते हैं। तो हेल्पलाइन होनी चाहिए। एजुकेशन, एक अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देश में, जिसके चलते हम लोग जो एक अभियान शुरू किए थे, जागो ग्राहक जागो, उसके माध्यम से, उस अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए। जी जी, विजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताया जा रहा है इसके अंदर, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें अपने को। सरसों के तेल में राइस ब्रान यानी भूसी का वो तेल मिलाया जाता है जो साबुन बनाने के काम आता था एक दौर में, और इसके फायदे भी गिना दिए जाते हैं। सरसों का जो भाव है, राई और पीली सरसों दोनों का अलग अलग है, और वो 35 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो है। 10 किलो में 3 किलो सरसों निकलता है। तो आप उस हिसाब से देखें तो 200 रुपए किलो होना चाहिए। और जो मल्टीनेशनल के ये ब्रांड है, ये 125 से 150 रुपए में आपको तेल देते हैं 1 किलो। इसका मतलब साफ कहीं कोई कोई बड़ा घपला है। आप अनम्यूट कर लें तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह ये नुकसान करता है राइस ब्रान तेल। जी पूर्णिमा जी। जी आवाज नहीं आ रही आ रही है, यहाँ नहीं आ रही। हाँ हाँ, आ रही है पूर्णिमा जी, आ रही है। हाँ आ रही है, फिर म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया। जी म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। पूर्णिमा जी अनम्यूट कर लिए, फिर आपने म्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने को, म्यूट हो गया है वो। जी हाँ हाँ जी जी जी। ये आपके आवाज म्यूट, पूर्णिमा जी फिर म्यूट। ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये 1 मिनट। जी पूर्णिमा जी की आवाज नहीं आ रही है। पूर्णिमा जी 1 मिनट, आपकी आवाज कहीं से अनम्यूट हो जा रही। 1 मिनट में देखता हूँ, कहीं अनम्यूट हो जा रहा है ये बाद में। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपकी भी, अमरीश जी और पूर्णिमा जी की भी। नहीं, अमरीश की तो आ रही है, पूर्णिमा जी की नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, हाँ 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 ठीक, हेलो, अब आपको आवाज बोलिए। आ रही? नहीं, मुझे आपकी हाँ आवाज आ रही है, आ रही मुझे है आवाज, आ जी रही की आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ जी आ रही है, लेकिन आपका अनम्यूट दिखा रहा है कि वो म्यूट है, सॉरी। हाँ हाँ, अरे अच्छा, हाँ चलिए आप बताइए। हाँ कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से मुझे तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ हमें आ रही है, लेकिन उस पे जो है पता नहीं क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। अब हाँ आ बोलिए गई, जरा, बोलिए। हाँ अब जी। आ गई। नहीं, उनकी नहीं आ रही। उनसे कहिए लॉग आउट करके फिर लॉग इन करें। आप पूर्णिमा जी एक बार फिर से लॉग इन करिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, हमें लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है इसमें। आप एक बार वो जा करके फिर से लॉग इन कर दीजिए एक बार, कुछ हाँ हाँ हाँ। तब तक मैं रामदत्त जी, आपने आज गांव से बात भी की थी। ये जो सरसों राई का जो तेल है, ये जो गांव की जो पूरी इकोनॉमी है, ये भी आपने समझा। नहीं, देखिए, इस समय
जो राई है, जो काली सरसों जिसको होती है, लाही, उसका दाम 51 रुपए किलो है। और जो पीली सरसों है उसका हमारी तरफ हमने फोन किया था, वो 56-57 रुपए किलो है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और करीब 1/3 तेल निकलता है। आप अगर 15 किलो पेराएंगे सरसों या लाही, हाँ हाँ, तो 10 किलो में 3 किलो। हाँ निकलेगा, और करीब 5 रुपए किलो उसमें पेराई लगती है। तो ये है। और ये बात सही है कि जो सरसों की फसल है थोड़ा नाजुक होती है, कई बार माहू लग जाता है, पानी वानी बरस जाता है या कुछ मौसम में गड़बड़ होती है तो माहू लग जाता है। दूसरे आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है नील गायों की वजह से भी, तो सरसों की खेती थोड़ा सा कम भी हो रही है, लेकिन दाम ये है। देखिए दूसरी बात ये है, देखिए इसमें ज्यादा मुझे जो लग रहा है, आपने जो मुझे 3-4 खबरें भेजी थी मटेरियल, उसमें आपने एक खबर भेजी थी कि एक बहुत बड़ी जो ब्रांड है, कंपनी है, और जो सरकार के करीबी 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें से एक है वो, तो उनकी कंपनी का नमूना फेल हो गया था क्योंकि वो मिलावट आ गई। तो मुझे लगता है ये जो कानून बदला जा रहा है वो उन्हीं के लिए बदला जा रहा है, ताकि अब कानून में आप मिलावट की इजाजत दे दीजिए तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। एक बात जी, तो हमें तो ये लग रहा है कि ये कुछ कृषि बिल जैसा नहीं लग रहा है, कृषि बिल जैसा जो कृषि बिल किसानों के फायदे के लिए मतलब लाया आप गया था, कुछ मिलावट वैसा ही के लग रहा है। डेफिनेशन ही बदल दिया ना कि भाई आप इतना ब्लेंडिंग कर वो दिया ब्लेंडिंग उसको, कानून। को मिलावट नहीं मानते हैं जी। हाँ, तो कानून में उनको कानूनी मदद पहुंचाने के लिए लगता है क्योंकि उनका नमूना गया था फेल। एक बात। दूसरे देखिए हमारे यहाँ ये कहावत है कि आप जैसा खाएंगे वैसा आप हो जाएंगे, मतलब इसीलिए ऐसा ही आपका दिमाग होगा वैसा ही आपका शरीर में तो होगा ही होगा। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है अगर आप खराब चीज खाएंगे तो ये देखिए इसमें आप पहले देखिए सारा जो खेल हुआ था बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसमें डॉक्टर भी शामिल थे कि साहब रिफाइन खाइए और देसी घी बहुत खराब है। अब देखिए जो रिफाइन जिस तरह से प्रोसेस होता है केमिकल से, मेरा कहने का मतलब, तो उसमें जितने केमिकल्स वो सारा जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि भाई उसमें नुकसान करता है। तो चक्कर खेल क्या है कि देखिए जो साइंटिस्ट या टेक्नोक्रेट है उनको इंस्टीट्यूट चलाने के लिए अपने रिसर्च के लिए फंड चाहिए, और गवर्नमेंट को आप देख ही रहे हैं उनको भी चंदा चाहिए। तो और तो ये सारा जो खेल है वो ये है, तो इसलिए उसका मुझे लगता है ये बिल्कुल ये मार्केटिंग कंपनी है। मेरा तो ये मानना है कि जो खाने पीने की चीजों का विज्ञापन होना ही नहीं चाहिए। पता चला कि बहुत बड़े अभिनेता आएंगे वो चंपी करके चले जाएंगे, खुद तो खाएंगे नहीं, ना वो साबुन से नहाते हैं ना वो खाना खाते हैं। अब तो बदल गया है ये जी। तो इसलिए मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। नहीं तो हम ये बोल रहे थे कि अभी कानून में बदलाव लाए हैं हम लोग, जब नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में यदि कोई भी सेलिब्रिटी कोई भी प्रोडक्ट को यदि नहीं यूज कर उसको प्रमोट करते हैं तो कल को यदि पाया जाएगा कि वो भ्रामक रूप से एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी सजा है, उनको भी जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन सजा तो तब होगी जब नियत साफ होगी। जब आप मिलावट को लागू करने के लिए कानूनी बदल रहे हैं तो उनको कौन पकड़ेगा, कौन सजा देगा उनको? बात में तो ये सारे लूप होल्स ने, ये सब हम भी, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, ये सारे लूप होल बनाए जाते हैं इसलिए रखे जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए खाने पीने की चीजों में बहुत साफ है कि जो लोगों को ये जागरूक करना चाहिए। अच्छा एक और होता है, यहाँ बहुत मशहूर लखनऊ में एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि साहब ये आप डिब्बा बंद ही लीजिए और लूज तेल मत लीजिए। यानी आप अपने सामने जो आपका लोकल बाजार में जो तेल को पेरता है सरसों का या बनाता है आप उससे मत लीजिए, और जो बंबई दिल्ली या पता नहीं कहां से बाहर से बन के आ रही पैकेज उसको आप खरीदिए। तो देखिए ये जो सारा इंडस्ट्रियल फ्रॉड है, और इसलिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि खाने पीने की चीजों में बहुत सावधान रहें। जो सामान आपके लोकल आसपास 20-25-50 किलोमीटर में मिलता है, जो चीज उसको खाइए और अपना लोकल खाने पीने चीजों का ध्यान दीजिए। नहीं तो देखिए रिफाइन वाला कितना बड़ा फ्रॉड था जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे, ये सब सो कॉल्ड वैज्ञानिक भी शामिल थे। अब सब डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप देसी घी खाइए नुकसान नहीं करता।
तो ये सब इंडस्ट्री, आप देखिए नमक का, एक सेकंड, नमक का आप देखिए कि खड़ा नमक हम लोग खाते थे बचपन में, अब उसमें वो पत्नी आयोडीन मिलाने के नाम पे या फलान मिलाने के नाम पे, ब्लेंडिंग के नाम पे कितना महंगा कर दिया और वो सब हो रहा है। तो ये कोई नहीं है, अगर आपको विटामिन खाना है तो भैया अलग से विटामिन आदमी खा लेगा ना, बथुआ खा लेगा, नमक नींबू खा लेगा, ये उसमें तेल में मिलाने रामदत्त जी एक मिनट रुकूंगा, आलोक आगे, इनको जल्दी जाना भी होगा। तो मामला बाजार का है, आलोक अपने को म्यूट कर लें। बाजार का भी है और उपभोक्ता का भी है ना अल्टीमेटली। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगी जो बाजार का जो पूरा मामला है, जिसने हमारे यहाँ कोल्हू की पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया और बाजार कैसे समृद्ध हुआ, इस पर थोड़ी सी टिप्पणी जरूर आलोक। और बेरोजगारी भी बढ़ती है उससे। जी देखिए, ये तो बड़ा लंबा दुष्चक्र है और इसको जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन यहाँ बिजन मिश्रा जी बैठे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट कंज्यूमर राइट्स वर्कर हैं इस देश के, इन्होंने एक्टिविस्ट हैं। मेरा तो बुनियादी सवाल है, देखिए बाकी सब अच्छा हो बुरा हो, जो चीज सामने है उस पर लिखा होना चाहिए कि ये क्या है। और ये दुनिया के तमाम जो पूंजीवादी बाजार कहे जाते हैं, वहां सबसे बड़ी चीज जिस पे जोर दिया जाता है वो ये है कि आप ये कहकर वो नहीं बेच सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं ये सरसों का तेल है तो फिर वो सरसों का तेल होना चाहिए। अगर उसमें 10% कोई और तेल मिला है तो उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि उसमें 10% कौन सा और तेल मिला है। 20% मिला है तो 20% बताइए। लेकिन सरसों के तेल में 20% ब्लेंडिंग की इजाजत, 25% ब्लेंडिंग की इजाजत, ये मेरे हिसाब से उपभोक्ता के साथ भी बेईमानी है और ये बाजार के नियमों का भी उल्लंघन है। तो सबसे बड़ी मेरी शिकायत यहाँ ये है। बाकी मुझे नहीं खाना है, मैं पाम ऑयल खाना चाहता हूं, मैं तो मिट्टी का तेल पीना चाहूँ, इस पर कोई मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन मैंने तय किया कि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहता हूं और तमाम प्रचार और अभियान चलने के बाद, जबकि इस देश में एक समय था, अब मुझे तो नहीं पता है लेकिन मेरे माता पिता बताते हैं कि उनके बचपन में गांव शहर में आके ठेले पर ये हिंदुस्तान लीवर वाले डालडा के ठेले लगाते थे और पूरी तल के खिलाते थे कि देखो डालडा बड़ा अच्छा होता है, घी होता है, इसको वनस्पति घी बोला जाता था। फिर हुआ कि नहीं, ये जो इसका जमा हुआ फॉर्म है घी वो अच्छा नहीं होता, ये खराब होता है, आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करिए। फिर रिफाइंड ऑयल की जगह सनफ्लावर ऑयल ज्यादा अच्छा होता है। फिर आया नहीं, अब आप राइस ब्रान ऑयल लीजिए, ये बड़ा भारी, इसमें तो बहुत सारे फायदे हैं, बाकी सब में नुकसान होता है। तो जिसको जब नया प्रोडक्ट मिल गया वो अपनी दुकान चमकाने के लिए उसके फायदे और दूसरों के नुकसान। इसी देश में इसका एक बड़ा उदाहरण है, इस देश में ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं बड़े बड़े जो एनजीओ के नाम पे चलते हैं, जो तंबाकू के प्रभावों का अध्ययन करते हैं और तंबाकू वाली कंपनियां, सिगरेट बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां उनका खर्चा उठाती हैं, उनको पैसा देती हैं और वो लगातार इस बात पे रिसर्च करते रहते हैं और ये साबित करने में लगे रहते हैं कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना ये उतना नुकसानदेह नहीं है जितना हम समझते हैं या हम कहते हैं। तंबाकू की वजह से कैंसर नहीं होता, ये साबित करने की कितनी लंबी चौड़ी जुगत चल रही है। और इसमें आपस में भी चलता है कि साहब तंबाकू वाली जो सिगरेट कंपनियां जिन्हें स्पॉन्सर कर रही हैं वो कहते हैं नहीं ये गुटखा और खैनी बहुत नुकसानदेह है, आप इसके बजाय सिगरेट पी सकते हैं। तो मेरा कहना है कि बाजार में आप जो काम कर रहे हैं वो करिए, उसमें कोई आप कौन सा तेल बेच रहे हैं वो आ रहा है, आपको सस्ता पड़ रहा है, बताइए कि भाई मैं सस्ता तेल बेच रहा हूँ, ये चावल की भूसी का तेल है। तो जिसको सस्ता लेना होगा, नहीं अफोर्ड कर पा रहा होगा, वो चावल की भूसी का तेल इस्तेमाल करेगा, वो अपना पता करेगा कि उसको इसके क्या फायदे नुकसान है। लेकिन आप सरसों के तेल के नाम पे बेचेंगे। और सरसों के तेल में एक और खास बात, अगर आप उत्तर भारत के यहाँ मुंबई जैसे शहर के भी बाजारों में जाएं, जहां झोपड़पट्टियां होती हैं, मजदूर लोग रहते हैं, ये खुला तेल खरीदते हैं। इनको तो उस पैकेजिंग में पढ़ भी नहीं सकते हैं, लिखा हुआ होगा तब भी नहीं पढ़ सकते हैं कि इसमें कितना कौन सा तेल मिला हुआ है। ये जाते हैं भाई 5 रुपए का तेल दे दो, 3 रुपए का तेल दे दो, 10 रुपए का तेल दे दो, एक शीशी लेके जाते हैं, दुकानदार उसमें पलट के दे देता है। उनके साथ क्या होगा? तो आप ऐसे लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं जो बचपन से ये सोचकर बड़े हुए हैं कि सरसों का तेल ही हमारा जीवन का आधार है, हमारे लिए तमाम चीजें हम सरसों के तेल में खाते हैं। देसी घी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसलिए सरसों का तेल खाते हैं। यहाँ पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में नारियल का तेल चलता है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ परंपरा में चलता है, यहाँ उसको खाया जाता है। लेकिन जहां सरसों का तेल खाया जाता है वहां सरसों का तेल देने के नाम पर आप कुछ और दे रहे हैं। मुझे यही सबसे बड़ी इसमें ऐतराज की बात लग रही है। बाकी आप बेचने को सब कुछ बेच सकते हैं, भाई शराब बिक रही है तो दूसरा वाला तेल क्यों नहीं बिक सकता है?
नहीं, लेकिन हेलो, ये आप एक सेकंड, आप बेचिए ठीक है, लेकिन सरकार ये जो अनुमति देती है कि नुकसान नहीं करता, तो देखिए जो ह्यूमन हेल्थ है, जीन है, मेरा कहना है कि सरकार की अनुमति है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक दो साल में या एक दो प्रयोग से ये साबित नहीं हो सकता ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या नुकसान करता है, ये 10-20-50 साल में पता चलता है। तो इसलिए ये अनुमति देना गलत है ना। ये पूर्णिमा जी फिर से जुड़ के हमें लगता है सरसों के तेल के साथ राइस ब्रान, इससे सेहत पे क्या असर पड़ता है, ये थोड़ा पूर्णिमा जी से जानना है ताकि ज्यादातर लोग इसको समझना है। जी पूर्णिमा जी, क्या नुकसान करेगा सरसों के तेल में मिलावट? जी देखिए, जो भूसी का तेल है, मैं बता रही थी आपको कि वो भूसी के जो छिलका होता है उसमें 20 से 24% ही तेल होता है, और इस तेल को निकालने का जो सिस्टम है, जैसे मैं बता रही थी कि सरसों तो आप प्रेस करेंगे तेल निकल जाएगा, तिल को प्रेस करेंगे तेल निकल जाएगा, लेकिन इसमें से इस भूसी से तेल निकालने के लिए आपको केमिकल यूज करना पड़ेगा, तब आप तेल निकाल पाएंगे। तो मिलावट तो मतलब राइस ब्रान को अगर आप अच्छा हेल्थी तेल मान लेते हैं, पर निकालने के प्रोसेस में तो आप केमिकल मिलाना ही पड़ेगा आपको। वो अच्छा नहीं है अलग बहस है ये, लेकिन आप उसको निकालने के प्रोसेस में ही केमिकल मिला रहे हैं, बिना केमिकल मिलाए आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मिलावट हो गई, और फिर आप सरसों के तेल को बेच रहे हैं, जो पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है सरसों के तेल का कि हमें सरसों का तेल खाना है, पुराने से पुराना आदमी भी जानता है, नए से नया भी जानता है, और उसमें आप 50% राइस ब्रांड मिला देंगे, ब्रांड राइस तेल मिला देंगे, तो ये तो सरासर धोखाधड़ी है और कुछ भी नहीं है, और हेल्थ को तो नुकसान होगा ही। जो तेल केमिकल के थ्रू निकलेगा वो तेल निकलता था आज से 40 साल पहले। मेरे मित्र जो है वो IIT पास हुए, पवन गुप्ता जी सिद्ध संस्था चलाते हैं, उन्होंने इसकी फैक्ट्री लगाई 40 साल पहले और उन्होंने ये तेल निकाला। तो मैंने कहा आप क्या करते थे इस तेल का? कहते 80% तो साबुन बनाने वाली कंपनी ले जाती थी और 20% जो है डालडा बनाने वाली कंपनियां ले जाती थी। तो ऐसे तेल को जिसका हम प्रयोग साबुन के लिए करते थे और डालडा के लिए करते थे, वो आज हम उसको सेहतमंद क्यों मान रहे हैं भाई? और सेहतमंद तो डर काहे का पूर्णिमा जी, जब सरकार उनकी है, उनका नमूना फेल हो गया तो कानून बदल गया, सीधी सी बात है। जी तो ये तो सरासर सीनाजोरी है कि आप अपनी मनमानी करने के लिए कानून को बदल रहे हैं, और ये मिलावट इसलिए नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि कानून बदल रहे हैं इसलिए मिलावट नहीं कहलाएगी, पर तो है तो मिलावटी। और सबसे बड़ी बात है, ये तेल जब बनता है तो इसमें केमिकल यूज होता ही है, तो ये हेल्थ के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? ये आपने एक सही बात की, और इसमें एक विकल्प की बात भी आई है। अभी मैं देख रहा था मुजफ्फरपुर में जो गांधी आश्रम है वो फिर से कोल्हू ले आया है, वो मशीन से चलाएंगे। वो कोल्हू का उद्घाटन किया, वो राजेंद्र बाबू के समय का कोल्हू है, और उनका जो सरसों का तेल आ रहा है वो 220 रुपए किलो पड़ रहा है, एकदम से बढ़िया सरसों का तेल जिसमें कोई राइस ब्रान नहीं मिला है। मैं मिश्रा जी से जानना चाहूंगा, इस प्रकार का अगर प्रयोग होता है जो बोतल बंद नहीं होता, तो इसमें क्या किसी प्रकार की कानूनी अड़चन आएगी, दिक्कत आएगी अगर ये प्रयोग कई जगह हो जाता है तो? नहीं, देखिए सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी चीज आप लोगों में आशंका है, एक साइंटिफिक कमिटी में जो साइंटिस्ट लोग बैठते हैं, जो सारे चीजों को जांच करते हैं, उनको दस्तावेज दीजिए, उनको पिटीशन दीजिए। आप साइंस का वो लीजिए, एविडेंस लीजिए। यदि क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, यदि उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं और इसका यदि हम लोगों को नुकसानदायक है, तो ये तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस बात को आप लोगों को पहुंचाना चाहिए। तो आप लोग डरते क्यों हैं? क्यों नहीं पहुंचाते हैं इस बात को? क्योंकि हम लोग बराबर जो साइंटिफिक कमिटी के साइंटिस्ट लोग बैठते हैं, हम उन लोगों को चैलेंज करते हैं और वो लोग हम लोगों को पेपर्स दिखाते हैं, साइंटिफिक पेपर्स दिखाते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग अलाउ करते हैं, और हम लोग चुप बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक पेपर्स नहीं है। तो आपके पास यदि साइंटिफिक पेपर्स है, आप हम तक पहुंचाइए, तो हम उनको ले जाएंगे साइंटिफिक कमिटी के सामने। आप लोग क्यों नहीं हमको देते हैं? आप लोग किस चीज से डर है, क्यों नहीं हमको बताते हैं? ये साइंटिफिक तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको क्वेश्चन पूछा गया, कानूनी आप ये जान लीजिए कि कोई भी चीज आप यदि बेचते हो उसका ओरिजिन पता लगना चाहिए, उसका ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग होनी चाहिए।
इसलिए पैकेजिंग होता है। यदि हमको मालूम है हमारे घर के बगल में कोल्हू का वो तेल निकालते हैं हमारे घर के बगल में, आई एम क्वाइट सेफ, आई एम हैप्पी। हम तो बंगाल के हैं, हम तो पूरा बचपन से हम सरसों का तेल यूज किए हैं और हमारे घर पे ही उसका निकाला जाता था, यूसी, तो हमको विश्वास है। लेकिन जब हम बाजार से खरीदने लगे तो हमको ये अनिवार्य हो गया ये जानने के लिए ये तेल आ रहा है कहां से, इसका कौन मैन्युफैक्चरर है, ये कहां बना रहे हैं, इसमें क्या मिक्सिंग हो रही है। तो लेबलिंग आया कि आपको लेबल में सब कुछ, जैसे आलोक जी ने कहा, आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप यदि लेबल में सब कुछ बता देते हो, एकदम पारदर्शिता रहता है, ट्रांसपेरेंट मैनर से बताते हो, तो उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। लेकिन यदि फिर भी यदि कोई आदमी पाया गया कि वो धोखा दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट यदि नमूना नहीं निकालते हैं और उसको सजा नहीं दिलाते हैं जो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग को दोषी ठहराना चाहिए। आप क्यों उनको दोषी ठहरा रहे हो जो स्टैंडर्ड बना रहा है? जो स्टैंडर्ड बना रहा है वो तो साइंटिफिक लोगों से परामर्श करके, उनसे कंसल्ट करके फिर वो चीज, आप केमिकल का बात यूज किए कि आप केमिकल यूज कर रहे हो। अरे कई केमिकल्स हैं, आप तो आज जो भी चीज खरीद रहे हो उसमें केमिकल यूज हो रहा है, तो हर केमिकल क्या नुकसानदायक होता है? नहीं, आपको ये समझना होगा कि किस मात्रा में कितना केमिकल क्या नुकसानदायक। आपको मालूम है पेस्टिसाइड कितना हानिकारक होता है, लेकिन हम लोग फिर भी अलाउ करते हैं खेती में पेस्टिसाइड यूज करने के लिए। आज पेस्टिसाइड के चलते कितना एनवायरमेंट पोल्यूशन हुआ है, लेकिन आप लोग अलाउ करते हो। आप लोग ऐसे आप लोग बार-बार बोलते हो कि हमको कम से कम पैसे में चाहिए, हमको कम से कम पैसे में चाहिए, तो कहां से कम पैसे में लाएंगे आप कहां से रोजी रोटी चलाएंगे लोगों का? आपका विकल्प क्या है? आप विकल्प जब तक नहीं लाएंगे, आप केवल क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलता है। मिश्रा जी सवाल एक विकल्प लेना होगा। सर मिश्रा जी सवाल थोड़ा अलग था। मिश्रा जी सवाल जो हमारा ये था, एक मिनट रामदत्त जी, सवाल ये था कि जो कोल्हू का जो तेल गांधी आश्रम से ले रहे हैं हम लोग, उसके लिए कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है उसमें? कोई नहीं होगा। As long as आपको मालूम हो आप कहां से ले रहे हो, आपका सोर्स क्या है, कौन बना रहा है, कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि जब नमूना लिया जाएगा कोई भी रिटेलर से, तो उस नमूने में रिटेलर से पूछा जाएगा कि ये जो तेल बेच रहे हो डब्बा से निकाल कर लूज, ये तेल आप कहां से खरीद रहे हो, उनको देना होगा बयान, उनको एविडेंस देना होगा, उनको रिसीट दिखाना होगा कहां से खरीद रहे हैं जी। तो कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जब तक फिर कानून ना बन जाए कि आप बगैर डब्बा बंद वस्तु को बेच नहीं सकते हो, जैसे हमारे वनस्पति में है कि इट हैज टू बी अंडर पैकेजिंग, तो उसमें क्योंकि मिलावट बहुत पाया जा रहा था, लेकिन कंज्यूमर को इस पे विरोध करना चाहिए कि हम कीमत कम से कम में देना चाहते हैं और हमको सही गुणवत्ता वाला सामान मिलना चाहिए। अब तो सरकार का काम है वो डब्बा बंद बेचे या किसी ढंग से बेचे, लेकिन कीमत नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो कीमत नहीं बढ़े इसके लिए तो कंज्यूमर को डिमांड करना होगा। आप यदि खरीद ले रहे हो इसका मतलब आप मान रहे हो कि हम इस कीमत में खरीद सकते हैं। आप यदि नहीं खरीद पा रहे हो तो नेचुरली फिर वो बात उठेगा ना कि आप कैसे सही गुणवत्ता वाला तेल आप तक पहुंचाया जा सकता है, फिर उस पर चर्चा होगा। आपने जो बहस उठाई थी अमरीश जी, देखिए मुझे लगता है आपने जो जिक्र किया उससे गांधी आश्रम की बात नहीं मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं आज इस समय गांव गांव में बैल फालतू हो गए हैं क्योंकि खेती में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, और लड़के बेरोजगार हैं। तो सरकार को चाहिए कि भाई इसको बढ़ावा दे कि भाई खास करके उत्तर प्रदेश सरकार जो गोधन की बहुत बात करती है, तो नहीं किया जा रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि गांव में हो, गांव में रोजगार बढ़े, गांव में लोग बनाए इस ढंग के तेल, क्यों नहीं बना रहे हैं लोग? सर एक मिनट, हाँ रामदत्त जी बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि सरकार का ये जो डिपार्टमेंट इतना बड़ा है खादी कुटीर उद्योग, इनको देखिए होता क्या है कि इनको ये जो उसकी जो मशीन है तेलगानी लकड़ी की भी जो बनती है, क्योंकि पहले तो हम गांव में देखते थे अब गायब हो गई हैं, तो इनको सरकार को अनुदान देना चाहिए बेरोजगार युवकों को, और ये बैल भी इस्तेमाल हो जाएंगे जो फालतू घूम रहे हैं, फसल चल रहे हैं। एक बात
और रोजगार। लेकिन दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा, हमको लगता है कि सरकार पे हमें बहुत भरोसा है। फूड इंस्पेक्टर हैं कहाँ? फूड इंस्पेक्टर है ही नहीं है, और जो होते हैं तो जाके नमूना लेने में पैसा लेते हैं और उसको पास हो जाता है नमूना। और मुझे लगता है मिश्रा जी को साइंटिफिक कम्युनिटी पे बहुत भरोसा है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ बहुत बड़ा साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, ये सब काम करता है। हम भी यूपी के, हम यूपी जाते रहते हैं। हर इंडस्ट्री को उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो पैसा देता है, हर बड़ा जो कंपनी अपने साइंटिफिक इंस्टीट्यूट रखती है उनको पैसा दे देते हैं। अदरवाइज कैसे इस देश में ये सब चल रहा है? तो मिलावट सबसे बड़ी बात है। आपको हम किसी साइंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि वो एक एक्सपेरिमेंट करके 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने में इन सब चीजों का जीन पे, मानव स्वास्थ्य पे, लीवर, किडनी, मस्तिष्क पे बहुत सालों बाद पता चलता है असर। कल ही हम बात कर रहे थे कि सिलिकोसिस बीमारी है, 20-25 साल बाद होती है जब वो काम करता है। तो सही जगह पे एक जो आदमी काम करता सर, वो 25-30 साल बाद होती है, तो 1-2 दिन में नहीं पता चलेगा। तो ये सवाल ये है कि इसको हमें ये बात फैलानी है कि अधिक से अधिक चीज आप लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए, और ये ट्रायल किया जाता है, लोकल वो सब क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। पैसा तो ये सब पैसे से प्रमाणित हो जाता है। हम खूब जानते हैं, 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। अच्छा, मैं रामदत्त जी, एक मैं पूर्णिमा जी से सवाल एक पूछूंगा। इसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, खाने पीने की चीजों में लोकल देंगे भाई, जितना दिया जा रहा है उतना तो यूज ही नहीं कर रहे हैं लोग। जो दिया जा रहा है वही तो नहीं ले रहे हैं लोग। चले जा रहे हैं, जा रहे हैं लोग, जा ही नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। डालडे में अच्छा चर्बी की मिलावट आपको डालडा में, और जो हिंदू बड़े बड़े ठेकेदार हैं वही उनके संरक्षक हैं। तो रामदत्त जी, मैं एक बात मैं कर दूं, मिलावट से इतर जो ये नया प्रयोग हो रहा है, रामदत्त जी जो नया प्रयोग हो रहा है, पूर्णिमा जी से जानना चाह रहा हूँ, जो कोल्हू का है, जो मशीन वाले कोल्हू का तेल है, ये हमारे लिए सेहत के लिए कैसा है? इस पे आप जरूर डालें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी पूर्णिमा जी। देखिए, हमारे यहाँ जो बैल वाला कोल्हू था, लकड़ी का कोल्हू था, परंपरा से चला आ रहा था, क्योंकि वो कोल्ड प्रेस था। कोल्ड प्रेस का मतलब ये है कि धीमी गति से उसमें तेल निकलता था। धीमी गति का मतलब ये है कि उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती थी। तो ये हमारा ओरिजिनल कोल्हू था। अब धीरे धीरे वो कोल्हू तो खत्म हो गया, लकड़ी के कोल्हू अब बनाने वाले कारीगर खत्म हो गए। मेरे कई जानकार हैं, कई युवक हैं जो बैलों को भी संरक्षित कर रहे हैं और ये कोल्हू लगाना चाहते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम मेरे बहुत सामने आ रही है, उनको कारीगर नहीं मिल रहा है। कहीं से कोई अनुदान मिलेगी तो सवाल ही नहीं है, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और वो नहीं, और फिर वो आ जाते हैं आखिर में मशीन पर। तो मशीन पर वो देखिए, मशीन और बैल के गति में बहुत अंतर है। ठीक है, फिर भी आप चलो मशीन से भी आप निकाल लीजिए, धीमी गति से निकालिए, टेम्परेचर बढ़ने मत दीजिए, कोल्ड प्रेस निकाल लीजिए तेल। तो ये तेल बहुत फायदेमंद होगा शरीर के लिए। इसलिए फायदेमंद होगा कि सरसों की न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहेगी। तो इसलिए कोल्हू का तेल बहुत अच्छा तेल माना जाता है। यहाँ तक कि मूंगफली का भी, तिल का भी, सब कोल्हू से ही निकलना चाहिए, धीमी गति से निकलना चाहिए, जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, तो हमें पूरा फायदा होगा। हमें अलग से विटामिन मिलाने की जरूरत नहीं है, और हमें अलग से कोई भी चीजें मिलाने की जरूरत नहीं है हमारी तेलों में। पे हम रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, मिलाने अगर भारतीय संस्कृति एक संरक्षक जो बाबा हैं, वो गाय का घी बेचने के लिए विदेश से पाउडर मंगा के बेच रहे हैं। तो हम इंडस्ट्री पे अच्छा पूर्णिमा जी, एक चीज और बता दीजिए, राई के तेल, पीली की सरसों का, इसमें फर्क क्या है? देखिए, पीली सरसों के तेल में झाल कम होती है, और जो हमारे जैसे पंजाबी भाई लोग हैं जो सरसों का तेल जो नया नया खाना शुरू किया होता है, क्योंकि असल में रिफाइंड तेल की तो 2 पीढ़ियों को इतनी ज्यादा आदत पड़ गई कि वो पीढ़ी अब झाल वाला सरसों का तेल, कच्ची घानी का नहीं खा पाती। लेकिन जब से डॉक्टरों ने कहा कि कच्ची घानी का तेल आपके लिए फायदेमंद है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्मोन्स बनाते हैं, तो हार्मोन्स तो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, गुड कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। इसलिए डॉक्टर कहने लगे, विदेश से ये रिसर्च आई कि नहीं नहीं नहीं, खाइए कच्ची घानी का, खाइए, रिफाइन छोड़िए, ये रिसर्च आई वापस। तो उस तब तक हम उस जबान, हमारी जबान से वो तेज झाल वाला तेल निकल चुका था, उतर चुका था।
तो पीली सरसों जो है उसमें झाल जरा कम होती है, वो मुलायम है, हल्का है काली सरसों से। तो ऐसे लोग पीली सरसों का तेल कच्ची घानी का खाने लगे, बस इतना अंतर है, बिल्कुल यही अंतर है। दोनों तेल अच्छे हैं, एक में झाल ज्यादा है, एक में झाल कम है, एक हल्का है, एक थोड़ा सा भारी। हम लोग ज्यादा झाल वाला पसंद करते हैं, बंगाल में ज्यादा झाल वाला पसंद करते जी हैं। जी जी जी, बंगाल में ज्यादा करते हैं, पुराने लोग तो वही पसंद करते हैं। अंग्रेज जी, असली सवाल ये है कि ये तो सबको पता है, लेकिन ये मिलावट की अनुमति सरकार दे क्यों रही जानबूझ के कि जब नुकसान करता है? सवाल नहीं, ये ये तो बड़े भाई, ये अब ये सबको पता है, मिलावट की अनुमति इसलिए दे रही कि वो उद्यमी, वो जो लोग हैं पीछे, जो कृषि बिल की बात मैंने कही, कृषि बिल के पीछे जो थ्योरी है वही तेल के पीछे थ्योरी है। आप इजाजत दे रहे हैं कारोबार से मुनाफा के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं सेहत की। इसका नमूना फेल हो गया तो आप हम केवल एक ही चीज पूछना चाहेंगे, इसी हमारे जो वरिष्ठ पैनलिस्ट लोग हैं, कि आज हम एक आम उपभोक्ता के नाते हमको कम से कम पैसे में फायदेमंद तेल कैसे मिले? तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है। तो डिमांड हमारा है, सप्लाई नहीं है। हम चाहते हैं कोलू का कोलू का तेल, सरसों तेल हम ले, लेकिन हमको मिलता नहीं है, हमारे घर के बगल में अलाउड नहीं है, हमारे डिफेंस कॉलोनी हमारे ग्रेटर ईस्ट ऑफ कैलाश घर के बगल में दिल्ली में हमको नहीं मिलेगा। तो हमको कहाँ से मिलेगा? हमको कैसे लेंगे? हमको कीमत भी सही चाहिए, तो सही कीमत भी चाहिए, हमारा सेहत भी सही रहना चाहिए। तो हमको कैसे कम पैसे में अच्छा सेहत वाला तेल कौन दिलाएंगे? हमको आप लोग दिलाइए, हम लेने के लिए तैयार हैं। जी सर जी, मैंने जो बात कही कि मुजफ्फरपुर के गांधी आश्रम की, 1 मिनट, वो मैंने ये प्रयोग जो है, अगर वो बिहार में हो सकता है तो ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें सहयोग कर सकती है, दिल्ली में भी हो सकता है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। मेरा अभी भी कहना, हाँ, मेरा कहना है कि अभी भी कोल्हू के तेल को महत्व दिया जाए। उसकी कीमत कितनी आ रही? 220 रुपए आ रही। जो ये डिब्बा बंद मिलावटी तेल आ रहा है, ये 150-60 का आ रहा है। 50-60 रुपए का सिर्फ फर्क है, लेकिन सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। और ये संभव है, जैसे आपने पूर्णिमा जी बताया, उन्होंने गुप्ता जी की आपने बात कही, जो उनका मसूरी के आगे जिनका पे एक बड़ा सा आश्रम है, मेरे ख्याल से क्या वो अभी कहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं सरसों के तेल का कोई प्रयोग हो रहा है? नहीं छोड़ दिया। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, वो तो खुद ही चाह रहा है कि आप लोग आइए, आगे बढ़िए, बढ़ के इसको कीजिए। क्यों नहीं करवा रहे हैं? इस ढंग के जो आपके एग्जाम्पल्स है सक्सेस स्टोरीज के, ये सक्सेस स्टोरीज उत्तर प्रदेश में ले आइए। हम तो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और भी तरक्की करे, उत्तर प्रदेश में लोगों का सेहत सही रहे। आज भी मैल न्यूट्रिशन मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है, तो मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए इस ढंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़वा रहे हैं? आप लोगों को क्या चीज की कमी है कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे? ये रामदत्त जी, सर उत्तर प्रदेश क्या करेगा गुजरात मॉडल के आगे? गुजरात मॉडल नहीं, लेकिन रामदत्त जी उत्तर प्रदेश सरकार को ये प्रेरित करें। आप उत्तर प्रदेश मॉडल क्यों नहीं विश्व भर में फैला रहे हैं? क्योंकि गुजरात मॉडल है ना, छोटा भाई बड़ा भाई। अरे नहीं, गुजरात मॉडल आप अभी भूलकर आप योगी जी का उत्तर प्रदेश मॉडल लाइए। वो तो बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, बेरोजगार को रोजगार दिलाइए, यूथ को इन्वॉल्व कीजिए। आप लोगों को तो बढ़कर आना चाहिए ना। आप लोग बढ़कर नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कैसे डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल, आपका सुझाव एकदम बढ़िया सुझाव है, सकारात्मक है, रचनात्मक है। अंग्रेजों ने जो हमारा उत्पादन का ढांचा ध्वस्त किया था गाँव का, और उसको हमको दोबारा आगे का बात कीजिए ना। जो क्यों बात कर रहे हैं? जो होने वाला है उस पर बात कीजिए ना। रिवाइव करना पड़ेगा सर जी। अरे मेरा कौन करेगा? कोई बाहरी आदमी थोड़ी करेगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो करना होगा। हाँ, ये बिल्कुल आपका सुझाव एकदम सही है। ये जालिया तो पहले हट रहे हैं। अरे हम बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, हम जब वहां से पढ़ाई किए, हमारा पहला कर्तव्य बन रहा है कि हमको बीएचयू को आगे ले जाना है। उसी ढंग से आपको भी आपका पहला काम रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सुधार लाना। जी, आपकी बात एकदम, मैं सुझाव से सहमत हूं, और रामदत्त जी से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्रेरित करें। बहुत सारे लोग उनके नौकरशाह भी उनके मित्र हैं बहुत ज्यादा, तो लोग उनको
नहीं हम लोग बताएंगे। प्रेरित करें, एक अच्छा मॉडल है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात, बैल जो गांव की अर्थव्यवस्था से एकदम अलग हट गया था, सड़क पे प्लास्टिक खाती गाय हैं, उन सबको कम से कम एक वो मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे और अच्छा सेहतमंद तेल मिलेगा। इसी के साथ हम इस जी हाँ अमरीश जी, हाँ मेरा एक आप सुझाव बताइए। है। मैं एक दो युवाओं को जानती हूँ जो बैलों का भी संरक्षण कर रहे हैं और इस तरह का काम करना चाहते हैं। जरा आप उनका इंटरव्यू कर लीजिए और उनसे जान लीजिए कि उनको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो ये सब तस्वीर हाँ, क्लीन हो हम भी जाएगी, उस क्लियर। पैनल डिस्कशन में आना चाहेंगे। हम उस पैनल डिस्कशन में आना चाहेंगे, मैं क्योंकि हम उनका उनको आपको मार्गदर्शन नहीं नंबर दिया जा दूंगी रहा है, और वो सही आप मार्गदर्शन देना अपनी चाहिए। समस्याओं को बताएंगे कि वो क्यों नहीं कर पाए, 3 4 हाँ, 5 साल से लगे हुए हम अब रहना कर नहीं चाहेंगे, पाए। हम उनको सही देखिए, दिशा देना चाहिए। नहीं, ये देखिए एक बात आपकी सही है, बहुत सीरियसली बात कह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल से नहीं होगा। आप देखिए चरखे वाली बात, जब चरखा रिवाइव हुआ तो गांधी जी ने जब इंग्लैंड से लौटते हुए लिखा था और फिर अब आए तो वहां चरखा रेडीमेड नहीं था, उनको काफी कोशिश करनी पड़ी, कई जगह बनवाना पड़ा, कई बार उसकी रिमॉडलिंग हुई। तो ये इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट संस्थाओं द्वारा करने की जरूरत है। नहीं, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की जो बात कहती है, गांधी से जुड़े कोई लोग युवक अपने आप में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जी, अपने आप कोई युवक नहीं कर सकता और हमको इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और जो आईआईटीज हैं उनसे मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिग इंडस्ट्री के साथ साथ हमें कुटूर, जो शुमाकर ने कहा था, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे शुमाकर, कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो हमें छोटे छोटे उद्योगों के लिए जो हमारे आईआईटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो इनोवेशन पे जोर देना चाहते हैं। आईआईटी बीएचयू के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जैन, आप लोग डॉक्टर जैन से संपर्क कीजिए, वो करेंगे। यदि वो नहीं करते हैं तो हमको बताइए, वो करना चाहते हैं। सरकार को करना ये चाहिए। आपकी बात सुझाव नहीं, आपके सुझाव एकदम सही है और हमें लगता है सरकार के साथ जो एकेडमिक्स के लोग हैं, आईआईटी हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनसे भी संपर्क करना चाहिए, इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और देंगे ना कैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी, और ताकि ये फर्जी कोल्ड प्रेस कह के बेच रहे हैं वो ना हो, और ठीक सही है। और रोजगार रामदत्त जी, ये विषय काफी लंबा है और हमारा कार्यक्रम इसके बाद तुरंत है। मिश्रा जी को भी जाना है, पूर्णिमा जी को भी हमने बहुत बहुत कस दिया समय। आने से बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।